हेलो फ्रेंड्स। आज से हम बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपका काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप सभी को पता होगा कि आने वाली जो भी टीआरई 4 है उसमें लगभग 1,70,000 प्लस सीट है। अगर आप यहाँ से थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट होना निश्चित है। आप लोग में सबसे बड़ी कमी ये है कि आप लोग इंतज़ार करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, तब पढ़ना शुरू करेंगे, और जब एडमिट कार्ड आएगा तो जी जान लगा के पढ़ेंगे। अगर यही मेहनत समय से शुरू कर दिया जाए तो एक सीट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा थोड़ा ही सही अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और बाकी हम कंटिन्यू आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जनवरी। बाकी जो कॉमन सा जो रहता है ऑप्शन डी और ई वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम डी और ई ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा वहीं पे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि 22 मार्च को ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन हम लोग बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं, या फिर बिहार राज्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका रीज़न ये था कि 1912 में, कब? 1912 में बंगाल से बिहार क्या हुआ था, अलग हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में देखेंगे कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है या फिर बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला या तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर देखने को मिलता है बिहार। यहाँ का पॉपुलेशन देख सकते हैं लगभग इतना है, ठीक है, अराउंड देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखेंगे कि जो जनसंख्या वो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, पाँचवें नंबर पर आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे कम में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे कम है सिक्किम का, जो 28वें नंबर पर है, ठीक है। चलिए ये रहा इसका सही आंसर, ठीक है। तो 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 2011 के जनगणना अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राज्यों में कौन सा स्थान है? 12वां, 13वां, 11वां, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है, ठीक है। कौन सा नंबर है? 12वां राज्य है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे, ठीक है, 12वां पर है, स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा एरिया जो है वो राजस्थान का है, ठीक है, जो नंबर 1 पर है, ठीक है। वहीं पे सबसे नीचे स्थान पर कौन सा है? तो गोवा होगा, ठीक है, जो कि 3,702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां स्थान पे है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में कौन सा जिला लोकप्रिय है? मुंगेर, बेगूसराय, रोहतास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगूसराय, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिहार का औद्योगिक राजधानी के रूप में बेगूसराय लोकप्रिय जिला है, ठीक है, बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर से दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है, ये है आपका बेगूसराय, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आज हमने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आज मेरा ये सीरीज का पहला पार्ट है, इसलिए हमने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रखा हुआ हूँ, ठीक है, कि 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। 20 क्वेश्चन में कम से कम आपका 18 प्लस सही तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 18 से कम सही हो रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है? अरवल में, गया में, किशनगंज में। उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये है किशनगंज। किशनगंज कहाँ है? तो देखेंगे नेपाल के बॉर्डर पर देखिएगा आपको यहाँ पे, ये है किशनगंज, जो कि इधर देखेंगे वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है और एक तरफ नेपाल से घिरा हुआ है। और इसी के साथ लगे जो सटे हुए ज़िले कौन कौन से? एक तो अररिया है और एक पूर्णिया है, ठीक है। तो ये है किशनगंज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी सीमा लगती है नेपाल से और इधर पश्चिम बंगाल से, ठीक है। बाकी गया हम जानते हैं सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और अरवल के बारे में भी आप कुछ सुने होंगे, क्या है अरवल? अरवल में सबसे कम वर्षा होती है,
ठीक है, न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा। जबकि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। और किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, या फिर कभी भूमि से समुद्र की ओर, कभी समुद्र से भूमि की ओर, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा भारत है। यहाँ पे देखेंगे ये दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम है ये। तो यहाँ से मानसून चलेगी किधर? इस ओर चलेंगी। वर्षा होती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो ऐसे कुछ हवाएं कुछ चल रही होंगी, है ना, डायरेक्शन इस दिशा में होगा। तो जाहिर सी बात है, इस एरिया में हमारा क्या है, समुद्र है। तो समुद्र से किधर चलेगी? समुद्र से भूमि की ओर चलेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? सिंपल से देखिए ना, समुद्र का ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाएं किस ओर बहती हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से चल रही, इस दिशा में चल रही हवाएं इस तरीके से। तो इधर हमारा समुद्र है, तो समुद्र से किधर चलेगा? समुद्र से भूमि की ओर चलेगा हवाएं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब इस मैप पर देख सकते हैं, मानचित्र में, यहाँ से देखेंगे ये गुजरात होता है, यहाँ से गुजरात में प्रवेश करता है, और यहाँ पे ये राजस्थान में प्रवेश किया, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ को क्रॉस करते हुए झारखंड में प्रवेश करता है, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पे फिर मिजोरम। तो यहाँ पे देखिए कुल 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती हैं। कौन कौन? ये गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, इसके बाद फिर नंबर आएगा छत्तीसगढ़, फिर हमारा राज्य झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, और फिर ये मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर के देखेंगे कि ये कर्क रेखा गुजरती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, मानक रेखा जो हमारा है, जो कि 82.5 डिग्री जो क्रॉस किया है, वो उड़ीसा से देखेंगे कि पास होती हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा नहीं गुजरती। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है। प्रायद्वीप जो है वो भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। किससे? जल से, पहाड़ से, जंगल से, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा। और एक ऑप्शन हट गया इसमें, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रायद्वीप होता है वो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे देखिएगा, ये प्रायद्वीप है, ये वाला भाग है ना, जो 3 हिस्सा से पानी से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत भी उसी में से आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जल से जो घिरा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है, और उसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, जमुना, या सांगपो, या फिर उपयुक्त में से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं देखेंगे तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें थोड़ा सा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखना ये मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की अगर सहायक नदी के बारे में बात करें तो दिबांग है,
ठीक है, लोहित है, लोहित के बाद मानस है, और एक और याद रखिएगा, मरेली। ठीक है, मरेली के अलावा एक ठो और भी याद आ रहा है, वो है कोपिली। ठीक है, तो ये 3 4 5 जो भी नाम है उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? सवाल है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। पश्चिम बोले तो ये कुछ ऐसा, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, इधर हमारा ये पश्चिम है। तो इस दिशा में कौन सा घेरता है, कौन सा जल निकाय घेर रहा है यहाँ पे? अरब सागर, बंगाली खाड़ी या फिर हिंद महासागर। तो यहाँ पे देखेंगे कि अरब सागर जल निकाय जो है वो भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को के रूप में जाना जाता है, काल बैसाखी, आम्र वर्षा या लू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल बैसाखी। ठीक है, और इसी काल बैसाखी को देखेंगे तो यहाँ पे बात करें कि ये जो है ना आपका पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में बात करें जो कि खासकर केरला में इसे अम्र वर्षा कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और लू क्या है, तो लू के बारे में बात करें जरा सा, तो ये याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना है, अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बताना है कि भारत में उस स्थान का कौन सा स्थान है जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर या फिर अरब सागर और प्रशांत महासागर। तो याद रखना है कि भारत में बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 1%, 2%, 4%। तो देखा जाए यहाँ तो पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 1% आर्गन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 0.93%। और सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का है, जो कि 78.8% के आसपास है। ऑक्सीजन 20.95% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो 0.03% कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था आर्गन के बारे में, तो अनुमानित लगभग में बात करें तो 1% है, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 0.93% है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपच्यून, मंगल, यूरेनस या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, सवाल कह रहा है कि सबसे वातमय ग्रह, वातमय ग्रह मतलब होता है कि सबसे बाहर का जो ग्रह है ना, जिसे देखेंगे कुल 8 ग्रह हैं, तो जो अंतिम ग्रह होगा ना उस ग्रह का नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम क्या है? नेपच्यून ग्रह है, सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह नेपच्यून है, ये तो पता ही है। ध्यान ये रखना है कि यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। अब हरा हरा जो नीला रंग का जो प्रतीत होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये नीले हरे रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पीली मिट्टी? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त बात करें तो तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में यह भी मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, जो लाइट जो ब्लू कलर दिख रहा होगा, तो ये पार्ट एलुवियल शो है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा यहाँ देख सकते हैं एलुवियल शो है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो ये मिट्टी यहाँ पे उत्तर भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? रामगंगा, काली या पेनगंगा? उपयुक्त में से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे रामगंगा और काली नदी, ये दोनों देखेंगे कि ये गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रामगंगा और काली ये दोनों देखेंगे कि ये आपका गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बात करें तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये है हिंद महासागर। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, जबकि दूसरे स्थान पर है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, वहीं तीसरे स्थान पर है आपका हिंद महासागर। ठीक है, और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? जयंतिया, खासी, जवादी या उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे चाहे गारो, खासी, जयंतिया हो, ये सभी मेघालय में स्थित है, लेकिन जवादी जो है वो ये मेघालय में देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो ध्यान रखिएगा, जवादी जो पहाड़ियाँ हैं, तो ये पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट की श्रेणी का हिस्सा है ये जवादी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही अब हम 20 क्वेश्चन का रेगुलर आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरा प्रॉमिस है कि हम आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड इस तरह से सवाल करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो थोड़ा मजबूत हो सके। ठीक है, बाकी कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ अगर क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा, कुछ नया चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, या फिर कुछ और भी दिल में है किसी भी तरह का सवाल तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।